हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस यूट्यूब लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो आज के इस नेक्स्ट टॉपिक में अपने दिल और दिमाग दोनों को ही बोल दीजिए कि बोरिंग फील ना करे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बोरिंग होता है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव चैप्टर 1 है तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जब टर्म भी नहीं था, उसके बहुत पहले से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग करते आ रहे हैं। ये हम लोग को पता भी नहीं था कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, पर ये प्रैक्टिस बहुत पहले से होती आ रही है। तो आज से 10,000 साल पहले पैलियोलिथिक एरा में फार्मर्स ने कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, जैसे कि वीट, बार्ली, राइस, इनका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। ये सब भी किसका पार्ट है? बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। इसके बाद क्या हुआ कि सहारा रीजन ऑफ अफ्रीका में पशुपालन स्टार्ट हुआ, मतलब कि कैटल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। कैटल्स का यूज़ फार्मर्स अपने मिल्क की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करते थे, और फार्मिंग में भी उनका यूज़ होता था, और सामान ले जाने के लिए भी कैटल्स का यूज़ किया जाता था। उसके बाद कुछ फार्मर्स जंगली पौधों के सीड्स को कलेक्ट किए और उसका ही कल्टीवेशन कराया गया, ताकि उससे उनको हाई प्रोडक्टिव और यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिले। ये सब भी पार्ट है किसका? बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ये बहुत एंशियंट प्रैक्टिस थी, और तब हम लोग के पास बायोटेक्नोलॉजी की उतनी नॉलेज नहीं थी, इसलिए हम लोग को पता नहीं था कि ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। और जब वो लोग सीड को कलेक्ट करते और उनको कंजर्व करके उन्हीं का पर्टिकुलर कल्टीवेशन कराते, यहीं से स्टार्ट हुआ सेलेक्टिव ब्रीडिंग की कहानी। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में हम लोग किसी भी पर्टिकुलर जैसे कि पर्टिकुलर सीड्स को कलेक्ट करते हैं और उन्हीं का कल्टीवेशन कराते हैं। वो अच्छे सीड्स जो कि हाईली प्रोडक्टिव होते हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, हम लोग उन्हीं का सिलेक्शन करते हैं और उन्हीं का कल्टीवेशन कराते हैं। इसे ही हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। और सेम ऐसे ही कैटल्स के केस में, जब हम लोग सेलेक्टेड कैटल्स की ही, मतलब कि सेलेक्टेड स्ट्रॉन्ग कैटल्स की ही ब्रीडिंग कराते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। इसके बाद हम लोग का आता है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग फर्मेंटेशन का भी उपयोग हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, जैसे कि इडली बनाने में, ब्रेड बनाने में, चीज़ बनाने में और वाइन बनाने में, बियर बनाने में बहुत पहले से ही फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। और यही नहीं, इंडिया के पास तो बहुत पहले से ही मेडिसिनल नॉलेज थी। इंडिया के पास बहुत पहले से मेडिसिन की नॉलेज है, और मेडिसिन्स के साथ साथ वो मेडिसिन्स को हाई प्रोडक्शन लेवल पे ले जाने के लिए बायोटेक का भी इस्तेमाल बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो जो ये बायोटेक्नोलॉजी है, इंडिया के लिए कोई न्यू टर्म या न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया के लोग बहुत पहले से आयुर्वेदा और ये सब बहुत पहले से बहुत पुरानी प्रैक्टिस है जो इंडिया में की जा रही है, लेकिन तब टर्म बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंटेड नहीं था, तो इसलिए इतना हम लोग के पास नॉलेज नहीं थी। और यही नहीं, इंडिया के पास तो यूनाइटेड स्टेट पेटेंट डाटा बेस में रजिस्टर्ड कर्ड मेकिंग प्रोसेस है, यानी दही बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो इंडिया के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, इंडिया के नाम पर पेटेंट हो चुका है। और इसके बाद हम लोग इन सबसे पहले ये जानते हैं कि फर्मेंटेशन होता क्या है। फर्मेंटेशन एक माइक्रोबियल प्रोसेस है जिसमें हम लोग जिसमें इंजाइमेटिकली हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं इंजाइम्स की मदद से, और ये पूरा माइक्रोबियल प्रोसेस है। उस वक्त हम लोग के पास फर्मेंटेशन की इतनी नॉलेज नहीं थी। अब हम लोग देखते हैं कि कर्ड मेकिंग जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। तो आप लोग कभी आश्चर्यचकित हुए हैं, मतलब सरप्राइज़ हुए हैं कि कैसे मम्मी लोग एक गरम से पतीले में दूध को पहले खौलाती हैं, फिर उसके बाद उसको ठंडा करती हैं और उसमें 1 चम्मच दही मिला के रात भर छोड़ देती हैं। तो वो दूध हम लोग को अगली सुबह किस रूप में मिलता है? दही के रूप में, सॉलिड दही के रूप में। तो ये किस तरह का मैजिक है? बचपन में लगता था ये किस तरह का मैजिक है, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक माइक्रोबियल प्रोसेस है।
तो कौन से माइक्रोब यूज़ होते हैं? तो जो हम लोग की 1 चम्मच दही होती है ना, उसमें हम लोग के लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं, और उससे एक दूध के प्रोटीन कौन सा? प्रोटीन का नाम है कैसीन। दूध के कैसीन प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक बाय प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम लोग लैक्टिक एसिड कहते हैं। ये लैक्टिक एसिड की ही वजह से दही हम लोग को खट्टी लगती है। तो ये डीनेचर्ड ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, जिसके बारे में ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्या होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। यही ग्लोब्यूलर प्रोटीन कोआगुलेट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं और सॉलिड फॉर्म बनाते हैं। जो सॉलिड पार्ट होता है उसे हम लोग कर्ड कहते हैं, और जो सेपरेटेड वाटरी सब्सटेंस होता है, जो हम लोग का देखते हैं कि अगली सुबह जो दही रहती है उसमें ऊपर से एक वाटर की लेयर रहती है, वो प्रोटीन की ही लेयर होती है जिसे हम लोग प्रोटीन वे कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखें कि कैसे दही जमती है। तो अगर इंडिया में ये गाना बना है कि दही जमा लो, तो ये बिल्कुल इंडिया के लिए ही बना है, क्योंकि इंडिया के पास इसका रजिस्टर्ड पेटेंट है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया में कैसे हम लोग माइक्रोब का यूज़ करते थे बेकिंग पर्पस के लिए। तो ईस्ट और मेसोपोटामिया से इजिप्ट और मेसोपोटामिया से एक तरह का ईस्ट हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था ग्रीस और रोम में बेकिंग पर्पस के लिए, और इसे हम लोग बेकर्स ईस्ट कहते हैं। उस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसे विनलॉकी। इसके बाद चाइनीज़ तो कभी पीछे नहीं रहेंगे, तो फर्मेंटेड फूड के भी मामले में चाइनीज़ पीछे नहीं है। उन्होंने ही हम लोग को सोया सॉस और फर्मेंटेड वेजिटेबल जैसे प्रोडक्ट्स दिए। तो सोया सॉस और फर्मेंटेड वेजिटेबल जैसे कि किमची, ये सब चाइनीज़ और कोरियन डिशेज़ हैं। तो यहाँ से हम लोग को सोया सॉस और फर्मेंटेड वेजिटेबल का प्रोसेस पता चलता है। इसके बाद ईस्ट में और यूरोप में एक फूड प्रिजर्विंग मेथड होता है, जैसे कि फूड को, जैसे कि एनिमल्स होते हैं उनको ड्राई करके या फिर स्मोक करके या फिर उन्हें नमक के पानी में रख के उनका स्टोरेज करते हैं। तो इसे फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी आई, कैसे हम लोग फूड को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखते हैं। इसके बाद हम लोग को मिला क्या? वाइन मिला। वाइन भी एक तरह का एक्सीडेंटल प्रोसेस हुआ। अब ये एक्सीडेंटल प्रोसेस कैसे हुआ? देखिए, वाइन तो पता नहीं था कि होता क्या है या फिर बनता कैसे है। तब उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम लोग को वाइन मेकिंग का प्रोसेस पता चले। तो वाइन में यानी कि ग्रेप्स जूस में जब ईस्ट जो माइक्रोब है उसका कंटामिनेशन हो गया गलती से यानी नेचुरली कहीं ग्रेप जूस रखा होगा, उसमें कुछ माइक्रोब्स पड़ गए होंगे, तो इसी गलती से ही बना वाइन पी के भी गलती होती है और वाइन बना भी गलती से है। और उसके बाद जो हम लोग का बियर प्रोडक्शन है, हाँ ये सिर्फ जोक लीजिएगा, इसे सीरियसली मत लीजिएगा। इसके बाद हम लोग का आता है बियर प्रोडक्शन हम लोग का 6000 से 5000 बिफोर सेंचुरी आया। हम लोग इसमें सीरियल ग्रेन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉर्न्स और मिलेट और वीट, यानी कि हम लोग कॉर्न, राइस, मिलेट इनका यूज़ करके बियर बनाते थे, और ये भी एक तरह का फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री यानी सबसे बोरिंग पार्ट आप लोग का स्टार्ट हो गया, लेकिन ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी डेवलपमेंट्स हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने वाले हैं, तो इसे ध्यान से बस सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग का कहानी की शुरुआत होती है 1590 से। 1590 में देखिए नाम ही इन लोग का, डच साइंटिस्ट है, नाम बहुत ख़तरनाक है। ज़ेकैरिस जेन्सेन ने सबसे पहला माइक्रोस्कोप दिया था, जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर थी 3x to 9x। तो वो एक स्पेक्टेकल यानी चश्मा बनाने वाले थे।
चश्मा बनाने वाले थे और स्पेक्टेकल मेकर थे, तो उन्हें लेंसेज के बारे में नॉलेज थी। तो उन्होंने ही सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया और इससे हम लोग नेकेड आई से कुछ भी मतलब माइक्रोब्स देख सकते थे। नेकेड आई से नहीं, जो नेकेड आई से माइक्रोब्स नहीं दिखते थे हम लोग उसे देख सकते थे। इसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक ने एक थिन स्लाइस पे क्या देखा, पहली बार एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया और देखा कि कुछ बॉक्सेस लाइक यानी कुछ कंपार्टमेंट लाइक चीज़ें होती हैं जिनको उन्होंने नाम दिया सेल। अभी भी पूरी तरह से इन्वेंट नहीं हुआ था। इसके बाद 1676 में एंटोनियन वैन लिवेनहॉक आए, जिन्होंने पहली बार लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर में। इसके बाद 18th सेंचुरी में स्कैल्डन एंड श्वान आए, जिन्होंने पहली बार सेल थ्योरी प्रपोज की थी और बताया था कि प्लांट और एनिमल सभी सेल से बने हैं और यहीं से पहली बार हम लोग की कहानी शुरू होती है सेल्स की। इसके बाद 1857 में 1857 से 1865 का जो एरा था, जो ईयर पीरियड था, उसमें जॉर्ज मेंडल ने सबसे पहली बार हेरिडिटरी के बारे में बताया कि कैसे एक जीन इनहेरिट होकर दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। इन्होंने इसके लिए और यहीं से कहानी स्टार्ट हुई जेनेटिक ब्रीडिंग की। फिर इसके बाद रडोल्फ विर्चो आए। रडोल्फ विर्चो ने ही पहली बार बताया कि जो सभी सेल्स होती हैं वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं और इन्होंने ही सेल थ्योरी को कंप्लीट किया, यानी कोई भी जो लिविंग फॉर्म है वो किसी पहले से लिविंग फॉर्म से ही आया होगा। इसके बाद 1850 से 1860 में लुईस पैस्चर आए। उन्होंने माइक्रोब्स बताया कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो किसकी वजह से होता है, माइक्रोब्स की वजह से होता है। इन्होंने पैस्चराइजेशन टेक्निक डेवलप की और जो इस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है उसे डिसअप्रूव किया। ये सब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है वो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद इन्होंने ही बताया कि माइक्रोब्स जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसके बाद 1896 में इंडोर बर्शनर आए। इन्होंने शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया ईस्ट एक्सट्रैक्ट की मदद से और इन्होंने बताया कि नहीं, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो बिना सेल्स यानी बिना माइक्रोब्स के भी किया जा सकता है। तो इन्होंने ही बताया कि जो सेल है प्रोसेस है वो बिना माइक्रोब्स के भी किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग का जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो बिना माइक्रोब्स के किया जा सकता है और यहीं से शुरुआत होती है हम लोग के बायोकेमिस्ट्री की। इसके बाद 1869 में मिशर आए। मिशर ने ही सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिन, उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन जिसका मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, उसको वाइट ब्लड सेल्स में डिस्कवर किया और यहीं से शुरुआत होती है हमारे जेनेटिक मटेरियल के केमिकल नेचर के बारे में स्टडी करने की। उसके बाद 1882 में फ्लेमिंग आए, जिन्होंने पहली बार क्रोमोसोम को डिस्क्राइब किया और बताया कि जो सेल डिवीज़न होता है उस दौरान कैसे क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है और यहीं से फाउंडेशन हुई साइटोजेनेटिक्स की। ये जो भी डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आने वाले चैप्टर्स में ये सब कुछ वेल डिफाइंड है। अभी आप बस हिस्ट्री पे फोकस कीजिए कि कैसे धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स और डिस्कवरीज होती गई। फिर उसके बाद 1920 और 1913 में बहुत से साइंटिस्ट ने बायोकेमिकल जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसकी मैपिंग की स्टार्ट की और एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कहानी यहाँ से शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1914 से 1918 में जर्मनी में लार्ज स्केल पर ग्लिसरॉल का फर्मेंटेशन एक्सप्लोसिव यानी कि एक्सप्लोसिव्स आप लोग समझते होंगे जैसे कि बॉम्ब और इनके यूज़ के लिए ग्लिसरॉल का फर्मेंटेशन किया जाने लगा, उसे लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाने लगा और यहीं से पहली बार इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। इसके बाद 1914 में बहुत से साइंटिस्ट ने स्टरलाइजेशन प्रोसेस, एरेशन प्रोसेस और प्योरीफिकेशन इन फर्मेंटेशन यानी फर्मेंटेशन के दौरान कोई भी तरह का कॉन्टैमिनेशन ना हो, इसके लिए काम किया और इन टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव किया।
और यहीं से हम लोग का इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन किसी भी केमिकल का स्टार्ट हुआ। इसके बाद हम लोग का वर्ल्ड वॉर टू में हम लोग देखते हैं कि 1839 से 1939 से 1914 तक बहुत से साइंटिस्ट ने मॉडर्न फर्मेंटेशन यानी मॉडर्न फर्मेंटर यानी कि बायो रिएक्टर्स का इन्वेंशन हुआ। किसके लिए? वर्ल्ड वॉर टू में जब लोग जख्मी होते थे तो वहाँ पे बहुत ही जो चोट होती थी उस पर इन्फेक्शन हो जाता था, तो उससे बचने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी हो गया था लार्ज स्केल पे, तो इसलिए नए तरह का यानी बायो रिएक्टर का इन्वेंशन हुआ। इसके बाद 1952 में हर्शे एंड चेज ने डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है इसको कंफर्म किया, और यही हेरिडिटरी में भी रोल प्ले करता है, इस चीज़ का भी कन्फर्मेशन दिया और अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और इससे का रोल हेरिडिटरी में होता है। इसके बाद 1953 में वॉटसन एंड क्रिक आए और उनके साथ साथ रोजलैंड एंड फ्रैंकलिन, इन लोगों ने भी डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को प्रपोज किया। इन्होंने स्ट्रक्चर को प्रपोज किया कि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, और इन्होंने बताया कि यही जो डीएनए है हम लोग का वही जेनेटिक्स जो हम लोग का जीन होता है, जीन स्टोरेज और रेप्लिकेशन में डीएनए ही जेनेटिक स्टोरेज और रेप्लिकेशन कराता है। इसके बाद बोयर और कोहेन आए, उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो इन्वेंट की और बताया कि हम जो जीन है उसको हम लोग लैब कंडीशन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में। और इस तरह से हम लोग की जो हिस्ट्री है वो फिनिश होती है। अगर ये पूरा वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग को और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की मतलब आप लोग को लगता है कि कुछ और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा।